ये चुनाव में, तो वो लाडली बहना योजना से। बीते दिनों महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें महागठबंधन को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। महाराष्ट्र में वैसे तो मुस्लिमों की आबादी 14% से ज्यादा है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 18 से 20 मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचना चाहिए और राज्य के दबे कुचले लोगों की आवाज को सदन में उठाना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ऐसा नहीं हुआ। उसके पीछे कई वजह है। इस वक्त हमारे साथ गयासुद्दीन भाई है। गयासुद्दीन भाई महाराष्ट्र इलेक्शन में काफी एक्टिव रहे थे, उनसे ही बातचीत करते हैं कि इसके पीछे की असल वजह क्या है। ट्रेनिंग में भी आप गए थे, पार्टी ने आपको जिम्मेदारी भी दी थी। क्या ऐसी वजह रही कि महाराष्ट्र में मुस्लिमों का जो सियासी कद है वो पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार कम हुआ? इसकी शुरुआत जो हुई जब 4 जून को पार्लियामेंट चुनाव के रिजल्ट आए और बहुत बुरी तरीके से एनडीए जो थी भाजपा गठबंधन, वो महाराष्ट्र में चुनाव को हारा और देश में भी 400 की बात करने वाले 303 पे से 240 पे आ गए। उसके बाद आरएसएस और भाजपा के बीच जो मतमुटाव था, उस वक्त में भी वो लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने आगामी जो 4 इलेक्शन थे, हरियाणा, कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र, उसके लिए नई रणनीति बनाई। तो उस वक्त में उनकी रणनीति के तहत उस वक्त में कुछ टीवी चैनल पर भी ये डिबेट चल रही थी कि जिस तरीके से मुस्लिम समाज ने और पछात लोगों ने, जो दलित ओबीसी के जो लोग थे, उन्होंने एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन के लिए मतदान किया। तो यानी जो हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा जो मामला था, ये तमाचा था कि इतना सब करने के बाद जिस राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के नाम पे 2 से लेकर के 303 तक आए थे, जब वो मंदिर बन गया, 370 की कलम जो थी उन्होंने उसको रद्द कर दी। दूसरे भी दीगर जो इश्यू थे, उन्होंने सब जो भी ध्रुवीकरण हो सकते थे वो तमाम इश्यू उन्होंने उठाए। तो उनका 400 तक सोचना उनके तरीके से सही भी था, लेकिन भारतीय मतदाताओं की जो सूझबूझ है, उनकी जो कोटा सूझ है, उसको सलाम करना पड़ेगा कि उन्होंने उनको मर्यादा में लाके रख दिया। जिस तरीके से 10 साल से ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही थी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही थी, उससे लोग खुश नहीं थे। इसलिए लोगों ने, सेक्युलर हिंदुओं ने भी और विशेष करके बहुजन समाज ने, पछातों ने इनके खिलाफ वोट डाला। स्वाभाविक है कि उनकी रणनीति बनाना नहीं बनाना तय था। तो कुछ लोग ये भी कहते थे कि अब भाजपा ने देखा कि पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज ने बहुत एकजुट होकर पछातों के साथ, बहुजन के साथ मिलकर वोट दिया है, तो शायद अब भाजपा थोड़ा बहुत अपना जो है रवैया हिंदुत्व से नरम करेगी। उसी वक्त में मैंने कहा था, मैं नरम नहीं और तेज करेगी, क्योंकि वो उनको एक ही बात की थी कि वो रिवर्स हो नहीं सकते। अगर वो रिवर्स होते हैं तो इनकी जो बची कुची है वो भी जो मामला पूरा हो जाएगा। इसलिए वहां से उन्होंने जो ध्रुवीकरण की राजनीति की उन्होंने शुरुआत की और नई स्ट्रेटेजी के तहत सबसे पहले वो वक्फ बिल लेकर के आए। वक्फ बिल को लाने का जो टाइमिंग है, क्योंकि अब कोई बड़े इश्यू ऐसे थे नहीं इनके पास कि जिसको उछाला जा सके। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मामला था, राम मंदिर बन गया था, 370 हट चुकी थी, तो उनको ऐसा मुद्दा लाना था जिससे हिंदू मुस्लिम में ध्रुवीकरण करा सके, और उसको लेकर के पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने जो था ढिढोरा भी पीटा वक्फ के नाम पे। दूसरा, इन्होंने महाराष्ट्र के लिए नवी रणनीति बताई कि वहां 70% आबादी गांव में, देहातों में रहती है। इसलिए इन्होंने जो मध्य प्रदेश की बहुत सफल योजना थी, लाडली बहना योजना, उसको तुरंत ही लागू किया महाराष्ट्र में, और हर घर में महिला को जो था उसको 3000 रुपया सरकार देती थी। यानी गरीब जो 70% है महाराष्ट्र में, उसको प्रभावित किया उन्होंने। उससे सबसे बड़ी गेम चेंजर अगर कोई चीज साबित हुई है चुनाव में, तो वो लाडली बहना योजना शहरों को भी, लोगों को भी मिला है, गरीबों को। लेकिन देहातों में तो बिल्कुल गरीबी है। गुजरात से ज्यादा मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र में गरीबी है जी। अब एक वो रही, आपकी बात ठीक है कि भाई उन लोगों ने रणनीति बनाई और उसकी वजह से उनको जीत भी मिली और ऐतिहासिक जीत मिली। लेकिन सवाल ये है कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों के अंदर भी एक सियासी सूझबूझ की कमी थी, क्योंकि कई जगहों पर देखा गया कि एक उम्मीदवार जो मेन स्ट्रीम सियासी पार्टी से आ रहा है, उसके आसपास रहने वाले ही उसके खिलाफ हो गए। एक उम्मीदवार के खिलाफ
17 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हो गए, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मुस्लिमों की वजह से ही मुस्लिम उम्मीदवार को हार का सामना करना? हमेशा मुस्लिम की वजह से ही मुस्लिम उम्मीदवारों को हारना होता है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एजेंडा है कि मुस्लिम समाज को राजनीति से अल्पित किया जाए, उनको अलग थलग किया जाए, हमारी सियासी जो हमारी अहमियत है उसको खत्म किया जाए। उन्होंने 80-20 की राजनीति की शुरुआत उत्तर प्रदेश से करके पूरे देश में साबित करके बताया है कि बगैर मुस्लिम के भी हम सरकार बना सकते हैं। तीसरी बार भी उन्होंने सरकार बना के यही साबित करने की कोशिश की कि मुस्लिम समाज की अहमियत नहीं है। पहले हम देखते थे कि बात होती थी, मीडिया भी अक्सर बात करते थे, बुद्धिजीवी लोग भी बात करते थे कि बगैर मुसलमानों के कभी भी केंद्र में सरकार नहीं बन सकती, जिसको मुस्लिम समाज का समर्थन मिलेगा वो ही बनाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं तो किस वजह से, कौन सी राजनीति के तहत हुआ? यही राजनीति के तहत हुआ कि मुस्लिम के सामने मुस्लिमों को खड़ा करना। क्राइम ब्रांच, एटीएस, भाजपा के दलाल, भाजपा के जो दलाली करने वाले लोग जो थे, पुलिस के जो भड़वे हैं, वो लोग हमेशा ही काम करते हैं और लग जाते हैं। और एक ही जगह पर आप देखो तो 17, 20, 25 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं। आपने मेरे यहाँ भी देखा क्या हुआ था, आपको वो भी पता है दरियापुर पे क्या हुआ था। और ये स्टोरी एक जगह की नहीं, ये स्टोरी जलील की ले लो, ये स्टोरी आप तुम पूरे हिंदुस्तान में किसी भी मुस्लिम विस्तार की तुम जाकर के ले लो। लेकिन दुख ये है कि भाजपा और आरएसएस तो चाहती है हमको अलग थलग करना, हमारी अहमियत को खत्म करना, लेकिन उसका जो हम शिकार बनते हैं तो हम किसी गैरों से नहीं बनते, हम अपनों से ही बनते हैं। पूरे महाराष्ट्र इलेक्शन में एक चीज देखने को मिला कि पहली बार सियासी पार्टियों के साथ जो धार्मिक संस्थाएं हैं या धर्म से जुड़ी संस्थाएं हैं वो लोग मुखर होकर सामने आए। उसमें मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की बात है, उन्होंने बाकायदा पीसी किया और उम्मीदवारों के समर्थन में पूरा नामों की लिस्ट जारी की। इसे किस हद तक आप जायज मानते हैं, क्योंकि दोनों चीजें काफी अलग हैं? कहा जाता है ना कि खुदा और जुदा में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एक नुक्ते का फर्क है। तो इसको कैसे आप देखते हैं? उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? किसी भी एक उलमाए कराम पे जिम्मेदारी को थोपना मैं मानता हूं कि ये जायज नहीं है। सज्जाद नोमानी आज से नहीं, आपको बताऊं जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुमती पे चल रही थी, जब काशीराम भी जिंदा थे और मुलायम सिंह भी जिंदा थे, उन दोनों को लखनऊ के करीब एक फार्म हाउस में इकट्ठा करने का काम सज्जाद नोमानी साहब ने किया था। और उनसे कहा था कि आप जब तक के दोनों ये तय नहीं करोगे हम के मिलकर के चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहां तक उन्होंने मोहब्बत में कहा था कि मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और उस वक्त शाम को तय हुआ कि काशीराम और मुलायम सिंह लड़ेंगे, मिलकर के लड़ेंगे, सपा और बसपा। और जब रिजल्ट आया तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया, 235 सीटों से ज्यादा जो थी सपा बसपा जीत करके आई थी। आज के भी चुनाव के रोल में जब महाराष्ट्र पे चल रहा था तो मराठा आंदोलन चल रहा था, तो मराठा आंदोलन चलाने वाले ने 22 उम्मीदवार खड़े किए थे, उनका नाम मैं शायद थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, जो आंदोलन कर, उनको भी समझा कर बिठाने का काम जो था वो सज्जाद नोमानी साहब ने किया था और मराठों का समर्थन उनको दिलाने की कोशिश की थी। अब किसी एक उलमा पे थोपना, इसके लिए वो तो गैर सियासी लोग हैं, उन्होंने हमेशा पार्लियामेंट के वक्त में भी उन्होंने काम किया था। कहीं ना कहीं चूक थोड़ी हुई होगी, स्ट्रेटेजिकल सपोर्ट देना चाहिए, उसका खुल के आने में शायद कभी उसका, लेकिन वो सियासी लोग, उनका मकसद गलत नहीं था, लेकिन उनका सवाल तो यही था कि लोगों को एकजुट किया जाए। ठीक है, एहतियात रखना चाहिए, मजहबी संस्थाओं को थोड़ा स्ट्रेटेजिकल सपोर्ट देना चाहिए, खुल करके बाहर, मैं आपकी बात से एग्री हूं, खुल करके इस तरीके से नहीं आना चाहिए। लेकिन आप एक ही उलमा इकराम को उसको टारगेट करके फिर तुम ये बात करो कि लिफाफे की राजनीति होती है, उसी दलाल है। उसी सवाल पे आ रहा हूं कि इससे पहले जमीयत से जुड़े बड़े मौलाना असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एक टीवी चैनल पर बयान दिया, उसके बाद में मौलाना नोमानी साहब आए और उन्होंने भी जिन लोगों के सपोर्ट में अपने नामों की लिस्ट जारी की उसमें ओवैसी के पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे। तो सवाल यही उठता है कि क्या मौलाना जिस तरीके से समर्थन या ना समर्थन का ऐलान कर रहे थे उसके पीछे कोई और कहानी है या नहीं? नहीं, मैं मानता हूं कि ये इस तरीके की बात को करना, ये हमारे उलमा इकराम के पे शंका पैदा करना है और उनकी बेहरमती करना है। मुझे इतना जरूर पता है कि कहीं गलती चूक हुई होगी शायद, लेकिन उनकी मंशा पे कोई सवाल उठा नहीं सकता है। सवाल आपको मैं कहूं कि
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरीके से यानी बेहुरमती करने का काम हुआ, उसके खिलाफ रैली निकालना जायज था, जायज था। कहीं पर भी दुनिया में मुसलमान रहेगा, आप वसल्लम की तौहीन होगी, वो अपना सर कलम करवाने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन क्या इम्तियाज जलील ने वो रैली निकाल करके, टाइमिंग गलत था, रैली निकालना जायज था और वो कहता हूं रैली निकलनी चाहिए, एहतजाज होना चाहिए। लेकिन जब कटोगे और बटोगे का नारा देके रामगिरी से नितेश राणे से भाजपा जहर उगला रही थी, तुम्हें पता था कि जहर इसलिए हो रहा है कि कटोगे के बटोगे के नारे को हमको आगे बढ़ाना है। और उस वक्त में तुमको ये सोचना चाहिए था कि जब इतना बड़ा सवाल अभी आया हुआ है, उस वक्त में 250 किलोमीटर की रैली करके कहीं उनको फायदा तो नहीं होगा। लेकिन वो भी रैली भी टर्निंग पॉइंट हुई हिंदुत्व के लिए और कटोगे बटोगे नारे के लिए। दूसरा, असदुद्दीन ओवैसी साहब का हक है और मैं ये कहता हूं कि मैं उनकी तारीफ करता हूं कि हमारे लिए अगर हिंदुस्तान में अगर कोई मुखर होकर के पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर कोई बोलता है तो वो हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं। असदुद्दीन साहब को ही चुनाव की जिम्मेदारी लेनी थी, उनको ही मुखर होकर के यहाँ पे अपनी बात को मजबूती में टंकी की तौर पर रखने की जरूरत थी। लेकिन अकबरुद्दीन को लाना क्या जायज था? बार बार 15 मिनट की वो जो बात जिसको लेकर के ये लोग कर रहे हैं भाजपा के लोग, वो 15 मिनट की रील्स वगैरह जो थी मीडिया चला रही थी, और अकबरुद्दीन को लाना, और इस मरतबा किसी उलमा से शायद गलती हुई होगी तो असदुद्दीन साहब से भी गलती हुई है। असदुद्दीन साहब ने जिस तरीके से सभाओं के अंदर घड़ियाल को देखना और देखने के बाद मुंह पे ऐसे हाथ रखना और कहना अरे 15 मिनट, और जो नासमझ कुछ लोग या जज्बाती लोग वो तालियां बजा रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं, और फिर उसके बाद में धीमे से कहना सभा में बाकी है, 15 मिनट सभा खत्म होने में बाकी है। तो क्या है कि बैरिस्टर साहब को ये शोभा देता था? तो गलती तो आप देखो, गलती तो सभी की है। क्या इंडिया गठबंधन के लोगों की गलती नहीं है? उनकी भी गलती है। जिस तरीके से तुम 30 सीट जीते थे तो क्यों फिर तुम इस तरीके की स्ट्रेटेजी नहीं बना पाए कि तुम वहां पे तुम मजबूती से तुम वापस तुम्हारी सरकार तुम वहां पे बना पाते? गलती सबकी हुई है। लेकिन आज जब असदुद्दीन ओवैसी साहब को इम्तियाज जलील साहब का दुख हो रहा है, मुझे भी दुख है, मैंने पहले भी कहा है और ट्वीट पे भी कहा, ट्विटर पे भी मैंने कहा है कि असदुद्दीन और इम्तियाज जलील ये दो पार्लियामेंट की हमारी आवाज थी। महाराष्ट्र में भी ये अपनी आवाज को मुखर होकर इम्तियाज जलील रखते, उनका दुख है हमको, उनकी भी हार का। तो जिस वक्त में दरियापुर में चुनाव था, गुजरात में चुनाव था और चुनाव में ही लड़ रहा था, गुजरात के उलमा इकराम ने असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब को भी ये जाकर के समझाया था कि देखो जो सीट पे गैसुद्दीन शेख लड़ रहा है वहां पे सिर्फ 38% मुस्लिम वोट है, वो हिंदू मुस्लिम दोनों के वोट लेकर के जीत के आता है, आपको यहाँ कैंडिडेट नहीं खड़ा करना चाहिए। जमालपुर के लिए भी कहा था कि जो 3 सीट आती है वाकई 3 जगह नहीं करना, जिसके अलावा आप 179 सीट पे खड़ा करो। उस वक्त में तुमने उलमा इकराम की बात को नहीं मानी और रिजल्ट देखा कि मैं 5000 वोटों से मैं हारा। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि उलमा का इंतजार औरंगाबाद की आवाम कर रही है, तो क्या दरियापुर की और गुजरात की आवाम इंतजार आपका भी नहीं कर रही होगी? हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन ये तो करवत है, जब ऐसे भी जाती है इसे भी वापिस भी आती है। दुख है इम्तियाज जलील का, आज भी मुझे दुख है। असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील को मैं आज भी हमारा मुस्लिम समाज के तरीके से अगर मैं बात करूं तो मैं उनको हमारा रहबर और लीडर मानता हूं। ओवैसी साहब जिस तरीके से अभी ये चुनाव में हारने के बाद में उलमाओं को जिस तरीके से टारगेट कर रहे हैं लगातार, कुछ लिफाफे वाला आलिम बता रहे हैं, इस तरीके से आलिमों की एक तरीके से बात कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हो? क्योंकि आप दोनों चीजों को मिला रहे हैं, क्योंकि गुजरात में आपके साथ नाइंसाफी हुई थी और महाराष्ट्र में उनके उम्मीदवार के साथ हुई थी। तो उलमाओं के लिए जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं उसको आप कितना जायज ठहरा? जब चुनाव चल रहे थे उसी वक्त में उलमाओं के लिए कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी, जब इसी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कहा था कि भाई हर आदमी को अपना जो है नजरिया रखने का हक है, अधिकार है, हमें हमारे उलमाओं के खिलाफ बोलना नहीं चाहिए। फिर आप इम्तियाज जलील साहब के हार के बाद, जिसका मुझे भी दुख है और पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज को भी दुख है, तो जब उनके हार के बाद आप इतना बेफाम हो रहे हो कि उलमा इकराम को जिम्मेदार ठहरा रहे हो, उलमा इकराम को कवर लेने वाला, लिफाफ लेने वाला बता रहे हो, उनको दलाल बता रहे हो, मैं मानता हूं कि इस तरीके की जो उम्मीद असदुद्दीन साहब से मुझे नहीं थी। गलती सबसे होती है, चूक सबसे होती है। अगर उलमाओं से गलती होगी तो सियासी लोग नहीं है, ध्यान उनको भी रखना चाहिए। आप तो सियासी थे, क्यों आप 15 मिनट की बातें कर रहे थे महाराष्ट्र में घूम करके? क्यों आपने ऐसे वक्त के अंदर यानी टाइमिंग पसंद किया?
कि रैली का कि जिससे ध्रुवीकरण हो। क्यों ऐसे वक्त में आप खुद अकबरुद्दीन साहब का तुम समझ सकते हैं कि वो थोड़ा उनका अंदाज ही है, लेकिन आप खुद भी जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान ने टीवी पे देखा है कि आप जिस तरीके से घड़ियाल देखते थे और कहते थे 15 मिनट, और फिर मुंह पे हाथ रख के कहते थे ओ 15 मिनट, और फिर कहते थे सभा पूरी होने में 15 मिनट बाद। इन तमाम चीजों बातों का बहुत बड़ा असर हुआ है। इन तमाम चीजों से ठीक है वो सियासी बातें थी, लेकिन बतौर एक मुस्लिम आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र के मुस्लिमों को कितना सियासी नुकसान इस इलेक्शन में हुआ? इस इलेक्शन में जो कटोगे बटोगे की जो राजनीति हुई, हमारे उलमाओं की सही बातों को भी इन्होंने ये चीज को लेकर के प्रचार किया कि तुमको भगवा चाहिए या फतवा चाहिए, तो इन चीजों का बहुत असर हुआ। बहुत सब सीटें ऐसी थी कि शायद हम लोग 9 तो कंप्लीट मुझे मालूम है जीते, शायद 10 भी हो, लेकिन 9 का तो मुझे पूरा अंदाजा है कि 9 सीटें हम जीते हैं। शायद हम लोग 17-18 सीट हम लोग जीत सकते थे। जिसान सिद्दीकी वाली सीट, आरिफ नसीम खान वाली सीट, आप देखो, क्योंकि ये सीटें ऐसी हैं जैसे मेरी दरियापुर की सीट है कि भाई 35% मुस्लिम, 38% मुस्लिम और 62% हमारे हिंदू भाई। तो वो सब ये जो राजनीति के चलते हैं, क्योंकि ये बटोगे कटोगे का नारा और जो धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ उसका सबसे ज्यादा असर शहरों की सीटों पे हुआ। और जिसान सिद्दीकी के सामने कोई दूसरा मुस्लिम नहीं था, उसके बावजूद भी चुनाव हारे। क्यों हारे? कि वहां ध्रुवीकरण हो गया, हिंदू समाज ने वोट नहीं दिया उनको। इसी तरीके से आरिफ नसीम खान एक वक्त के गृह मंत्री रहे और वो पूरा इलाका हमारे उत्तर प्रदेश के रहने वाले भाई को उनका बहुत जबरदस्त होल्ड है उनका वहां पर उस सीट पे, और उसके बावजूद इतना मजबूत नुमाइंदा जो पिछली बार एमआईएम के नुमाइंदगी की वजह से 300 वोटों से सिर्फ हारा था, एमआईएम के कैंडिडेट की वजह से। तो यानी जो मैं आपको कह रहा हूं कि ये ध्रुवीकरण के हमको सभी को, उलमा इकराम को भी थोड़ा सा ध्यान रखे, स्ट्रेटेजिकल सपोर्ट देना चाहिए। इनका लोग बहुत एहतराम करते हैं, आज भी हम करते हैं और इंशाल्लाह जिएंगे मरेंगे वहां तक हम करेंगे, क्योंकि यही हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनके यही नायब है। लेकिन चूक कहीं हुई हो तो ज्यादा ध्यान जो है सियासी लोगों को इसमें देना चाहिए। इंडिया गठबंधन के लोगों ने भी जब 30 लोकसभा सीटें जीत ली उसके बाद जिस तरीके से उसको बरकरार रखना चाहिए था, वो इलेक्शन का जो था कैंपेन सही नहीं कर पाए। जिस जुझारू तरीके से करना था वो नहीं कर पाए, जो एहतियात रखना था वो एहतियात नहीं रख पाए। उनकी भी कम से कम जिम्मेदारी है कि अगर कहीं कोई गलती कर रहा है मुस्लिम समाज से भी तो उनको उनके तरीके से उनको कंट्रोल करने की उनकी भी जरूरत थी। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतने बुरे रिजल्ट जो वहां पर आए और जिस तरीके की राजनीति रामगिरी महाराज ने और नीतीश राणे ने वहां पर चलाई और उसके बाद ये ध्रुवीकरण हुआ, तो कम से कम थोड़ा एहतियात अगर मुस्लिम रहनुमाओं ने रखा होता तो मैं मानता हूं कि ये मुद्दा नहीं होता। क्योंकि भाजपा ने तो 4 जून को ही जब पार्लियामेंट के चुनाव के रिजल्ट आए उसके बाद लाइन ऑफ एक्शन नक्की कर लिया था कि अब बहुत तेजी से ध्रुवीकरण की राजनीति करनी है। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं बेटी भगा जाएंगे, दहेज चुरा जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे। गृह मंत्री खुद कह रहे हैं कि जब तक भाजपा है वहां तक कभी अनामत नहीं मिलेगी मुसलमानों को नहीं। कौन मुसलमान तुमसे अनामत मांग रहे हैं? क्यों तुम बिल्कुल अहमकाना बातें तुम कर रहे हो? और गृह मंत्री की स्टेज पे बैठे हैं और मिथुन चक्रवर्ती जैसा बदमाश जो गुंडा जो पूरे उसकी राजनीति सभी हिंदू मुस्लिम फॉलोअर्स पे उसके फैंस पे चली और वो इतनी बदतमीजी की बात करे पश्चिम बंगाल के चुनावों को पेटा इलेक्शन को जीतने के लिए, लेकिन बहुत बुरे तरीके से पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने और वहां के आवाम ने सिखा दिया, एक भी सीट भाजपा को नहीं दी। तो ये थे गयासुद्दीन शेख साहब जिनका साफ तौर से कहना था कि कहीं ना कहीं सियासी चूक तो हुई है, लेकिन उसके लिए सिर्फ और सिर्फ उलमाओं को जिम्मेदार ठहराना ये ठीक नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए ये भी कहा कि असदुद्दीन ओवैसी इकलौते मुस्लिम नेता हैं जो मुस्लिमों की बात उठाते हैं, लेकिन उनको भी सियासी रणनीति बनाने और समझने दोनों की जरूरत है।